गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था सीपीसी यानी सिविल प्रोसीजर कोड 1908। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे का स्टार्ट करते हैं। सिविल प्रोसीजर कोड में हमें क्या देखना है, जितने भी सिविल केसेस आ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्या प्रोसीजर होगा ये सब देखेंगे। लॉ हमारे दो प्रकार के होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ में सिर्फ फाइन लगता है, इंडिविजुअल को हार्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल लॉ में सोसाइटी को हार्म होता है और इसमें जेल प्लस फाइन दोनों होता है। एग्जाम्पल में मैंने बता दिया था। सिविल लॉ हमारा सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों होता है। सब्सटेंटिव में हमारा ये था कि जितने भी राइट्स एंड लायबिलिटीज है वो हमारा पता चलता है, किसी भी व्यक्ति के क्या राइट है क्या लायबिलिटीज है, ये सब्सटेंटिव लॉ में पता चलता है। प्रोसीजर है कि उस राइट को कैसे एनफोर्स कराओ, तो उस राइट को क्या, जो भी लायबिलिटीज है उनको कैसे एनफोर्स कराओ, ये प्रोसीजरल लॉ है। क्रिमिनल लॉ में हमारा क्या है, सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ। क्रिमिनल लॉ में जो सब्सटेंटिव लॉ है वो आईपीसी 1860 से कवर होता है और जो प्रोसीजरल लॉ है वो सीआरपीसी 1973 से कवर होता है। ठीक है, फिर इन्होंने हमारे को बताया कि सीपीसी के अंदर 158 सेक्शंस है, 51 ऑर्डर्स है, सब्सटेंटिव लॉ है, प्रोसीजरल लॉ है। और जो 158 सेक्शंस है वो हमारा अमेंडेड कौन कर रहा है, पार्लियामेंट। और जो 51 ऑर्डर्स है वो हाई कोर्ट। डिक्री होल्डर वो है जिसके फेवर में डिक्री यानी कि डिसीजन आ जाता है। जजमेंट डेटर वो है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आता है। उसके बाद हमने इंटरलोकेटरी ऑर्डर की पढ़ा था, जिसमें अगर कोई ऐसा ऑर्डर आ चुका है जो कि लॉक हो चुका है, वो क्या होगा, हमारा इंटरलोकेटरी ऑर्डर आने के बाद वो पास हो जाता है, यानी कि इंटरमीडिएट यानी कि सूट के बीच में हमारा कोई ऑर्डर आ रहा है तो फिर से हम इंटरलोकेटरी बोलते हैं। जैसे कि मूवेबल प्रॉपर्टी अगर वो स्पीडी और नेचुरल डिके हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस ऑर्डर को उस ऑर्डर को क्या करना पड़ेगा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर लाकर उसे मतलब हटाना पड़ेगा और उसके बाद वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डिग्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। डिग्री में हमारा होता क्या है कि कंक्लूसिवली हमें पता चल जाता है कि ये डिसीजन आया है, और ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, इट मे बी प्रिलिमिनरी और फाइनल। प्रिलिमिनरी और फाइनल का मतलब क्या है कि ये कभी प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फाइनल भी, लेकिन ये हमेशा फाइनल होती है। जो डिग्री है वो हमेशा अपीलेबल होती है और ऑर्डर कभी भी अपीलेबल नहीं होता जब तक कि लॉ की परमिशन ना हो जाए। उसके बाद लॉ लॉ जो है वो प्रोवाइड करता है सेकंड अपील, लेकिन इसमें तो फर्स्ट अपील ही मुश्किल से, तो सेकंड अपील कैसे देगा। उसके बाद है हमारा जो डिग्री है वो एक या मैक्सिमम दो हो सकती है, लेकिन ऑर्डर जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं आपको, जैसे कि ये हमारा सूट स्टार्ट हुआ है, कमेंस हुआ है, और ये टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, सूट हमारा, तो यहाँ पे तो हमारा डिग्री आ रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये सारे कितने भी ऑर्डर्स आ सकते हैं, तो ये सब क्या है, ऑर्डर्स। ठीक है, और ये क्या है, डिग्री जो लास्ट में है। लेकिन ये प्रिलिमिनरी भी होती है। प्रिलिमिनरी कैसे होती है, प्रिलिमिनरी भी होती है यानी कि पहले भी आ सकती है, लेकिन जो फाइनल वाली होगी वो प्रिलिमिनरी पर डिपेंड। ठीक है, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड।
चलिए थर्ड हमारा होता है सिविल। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड में हमारा क्या है, सबसे नीचे हमारा सिविल कोड होगा, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड होगा और फिर हाई कोर्ट होगा, इस तरह से केसेस जाए। अब हम एक डिफरेंस लिखने जा रहे हैं, फिर हम उसके बाद पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखिए सेट ऑफ एंड इक्विटेबल सेट ऑफ। अनंत बेटा, सीपीसी हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है, उसके आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में जो हुआ था वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यस मैम, मैं फर्स्ट क्लास में आया था। आप आए थे? यस मैम। ओके बेटा, ठीक है। वो है ना सिविल प्रोसीजर कोड। हाँ जी, सिविल प्रोसीजर कोड। यस मैम। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट। आज हमने ये लिखा है पूरा स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड, ये आपने लिख लिया है दादी? यस यस मैम, लिख लिया। हाँ, चलिए सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ देखिए।
बेटा आपने लिख लिया, समझाऊं? यस मैम। देखिए, सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? बोलो बेटा। सेट ऑफ का मतलब यानी कि कैसे बताऊं, मैम आप ही बता दो। कोई चीज बनाना। जैसे कि मान लीजिए ए है और बी है, ठीक है। ए कह रहा है कि तुम्हारे को 5 लाख रुपए देना है, और बी कह रहा है कि तुम्हें मेरे कितना देना है, 3 लाख रुपए देना है। तो इन दोनों को अगर मैं सेट ऑफ कर दूं तो 2 लाख ही तो देना है मेरे को। क्यों? क्यों बेटा? 5 लाख कह रहा है बी से कि तुम्हें कितना देना है, 5 लाख। ठीक है, ए कह रहा है बी से कि 5 लाख देना है, और बी कह रहा है ए से कि मुझे कितना देना है तुम्हारा, 3 लाख। ये तो आप दोस्त में भी आपस में होता होगा सेटिंग, कि तेरे को मेरा इतना देना है, मेरे को तेरा इतना देना है। तो क्या करते हैं, अब कितना बचा एक्स्ट्रा वो देना है पैसे पे। समझ आया कि नहीं आया? आ गया। जैसे कि ये दोनों कौन है, बायर और सेलर है। ए ने कहा कि मैं 5 लाख दूंगा तुझे और तू 3 लाख देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 5 लाख में से 3 लाख मैंने डिडक्ट कर दिया, तो अब ए को बस 2 ही लाख देना है। ठीक है, तो ये हुआ सेट ऑफ। अब देखो इन्होंने क्या है, इन्होंने बोला है कि जब हमारा सेट ऑफ होता है तो हमारी जो अमाउंट है वो एसर्टेन होती है। एसर्टेन मतलब पर्टिकुलर सेट होती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने जो सेट ऑफ करके दिखाया, तो यहाँ पे हमारा आ गया था कि 2 लाख है। यहाँ पे हमारा क्या आ गया कि ये एसर्टेन है, मतलब कैलकुलेटिव है। लेकिन इसमें क्या है, इक्विटेबल सेट ऑफ में वो बोलते हैं अनएसर्टेन। अनएसर्टेन मतलब वो कह रहा है कि कुछ देना है। ठीक है, यहाँ पे वो ये नहीं कह रहा कि मुझे जो है 3 लाख देना है। यहाँ पे वो 3 लाख ना कह के इक्विटेबल सेट ऑफ में बोल रहा है कुछ। अब कुछ तो हमें पता ही नहीं कितना है। ठीक है, तो अब कुछ तो 5 लाख से ज्यादा भी हो सकता है और 5 लाख से कम भी हो सकता है। तो वो होता है इक्विटेबल सेट ऑफ, जहाँ पे चीजें हमारी क्या नहीं होती, एग्जैक्ट नहीं होती। जहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट है वहां पे हमारा क्या है, सेट ऑफ। लेकिन जहां पे वो बोल रहा है कि एग्जैक्ट अमाउंट हमें नहीं बता रहा लेकिन अनएसर्टेन है, तो वो क्या है, इक्विटेबल सेट ऑफ। ठीक है, अब ये जो है ये जरूरी नहीं है कि सेम ट्रांजेक्शन, इसके अंदर जरूरी नहीं है सेम ट्रांजेक्शन हो, लेकिन इसके अंदर कंपलसरी है कि सेम होना चाहिए। जैसे जैसे इसका भी केस चल रहा है जमीन से रिलेटेड। ठीक है, कोई जमीन से रिलेटेड केस चल रहा है, ठीक है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस चल रहा है, या फिर किसी भी और चीज से, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड केस चल रहा है। ठीक है, तो जो भी चीज चल रही है ना, इन दोनों की जो ये ट्रांजेक्शन होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, या तो जमीन की ही हो सेट ऑफ में। सेट ऑफ में है कि इक्विटेबल में है, बताओ। बोलो बेटा। सेट ऑफ में। देख लो, यस मैम। सेट ऑफ में नहीं होनी चाहिए, हमारी सेम ट्रांजेक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी कि ये कह सकता है कि तेरे को मैंने इतने गुड्स दिए थे, ठीक है, और ये कह सकता है कि मैंने तेरे को क्या दिया था, इतनी सर्विसेज दी थी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, गुड्स से हो गया और ये सर्विसेज से हो गया, तो दोनों सेम का हुई। तो सेट ऑफ में हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो सेम नहीं होती, नॉट सेम। लेकिन जो हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ है उसके अंदर ट्रांजेक्शन सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब है कि अगर इसने गुड्स दिए थे तो इसने भी गुड्स ही दिए होने चाहिए, इसने सर्विस दी थी तो इसने भी सर्विस ही दी होनी चाहिए, और सर्विस भी सेम टाइप की ही होनी चाहिए। तब हमारा वो इक्विटेबल सेट ऑफ में आएगा, जहां पे हमारी ट्रांजेक्शन सेम है। लेकिन जहां पे हमारी ट्रांजेक्शन सेम नहीं है वहां पे हमारा क्या आएगा, सेट ऑफ। ठीक है, तो जो भी केस चल रहा है दोनों का, मान लीजिए ए है और बी है, जो भी इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है वो ट्रांजेक्शन सेम होनी चाहिए। सेम ट्रांजेक्शन का मतलब है कि एक ही चीज से रिलेटेड होनी चाहिए, कि इसने भी यही चीज दी हो और इसने भी यही चीज दी हो। ठीक है, इक्विटेबल सेट ऑफ में हमारी ट्रांजेक्शन सेम रहती है, लेकिन उसके अंदर हमारी ट्रांजेक्शन सेम नहीं रहती सेट ऑफ में। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था गुड्स का और सर्विसेज का। इसके अंदर क्या होता है कि डिफेंडेंट का राइट होता है। राइट का मतलब कि वो सेट ऑफ के लिए जा सकता है कोर्ट के दरवाजे पर, लेकिन इसमें उसका कोई राइट वगैरह नहीं होती। ये कोर्ट की मर्जी है कि वो दे या ना दे इक्विटेबल सेट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे वो कुछ बोल रहा है तो कुछ में तो हमारा क्या हो गया, अनएसर्टेन हो गया ना। कोर्ट की मर्जी है कि वो दे भी सकता है और नहीं भी। यहाँ पे कोर्ट फी लगेगी लगेगी, जब राइट है तो जाना ही है, और जब जाना है तो कोर्ट फी देनी पड़ेगी, और यहाँ पे कोई कोर्ट फीस नहीं होती।
यहाँ पे क्या है, टाइम बाद मतलब कि अब टाइम खत्म हो चुका है, उसके बाद केस लेकर आए हो तो नहीं चलेगा, सेट ऑफ नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे टाइम बाद भी कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मान लीजिए ए है और बी है, ए है और बी है। ए जाता है, इक्विटेबल सेट ऑफ का केस बताया, ए जाता है टाइम बाद होने के बाद। ठीक है, अब ये जो है ये तो कोर्ट की मर्जी है कि वो ले या ना ले, मान लो ले लिया, केस क्या कर लिया उसने, कोर्ट ने एंटर कर लिया, एंटरटेन, यानी कि कोर्ट ने क्या करा है, उस केस को ले लिया जो ए टाइम बाद के बाद लेकर गया। अब इन्होंने कहा है, इसने कहा है कि इसे ना मैंने 5 लाख दे दो, ए ने ऐसा कहा है। और बी क्या कह रहा है, इसे कुछ देना है, कुछ देना है। अब हमने पूछा कितना देना है, तो ये कह रहा है कि हमने कहा 1 लाख देना होगा, तो वो कह रहे हैं नहीं मुझे तो 10 लाख, इसे मेरा 10 लाख देना है एक को। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि कुछ में इतना नहीं चलेगा, एक तो टाइम बाद के बाद केस एंटरटेन हो रहा है, उसके बाद तुम कुछ में भी इतना ज्यादा मांग रहे हो। 5 लाख की लिमिट के अंदर अंदर मांग लो तो ठीक है, अगर 5 लाख से ज्यादा मांग रहे हो तो हम नहीं कंसीडर करेंगे। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि टाइम बाद तो होगा, ठीक है हम एंटरटेन कर लेंगे क्योंकि कोर्ट की डिस्क्रेशन है, डिस्क्रेशन मतलब मर्जी, ठीक है, लेकिन लेकिन तुम्हारा कुछ जो अमाउंट होना चाहिए वो 5 लाख के अंदर ही अंदर सेटअप हो जाना चाहिए, ये नहीं कि तुम 10 लाख 6 लाख या 7 लाख लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे इक्विटेबल सेट ऑफ में उन्होंने ये कहा, ये लाइन मैंने लिखी नहीं है कि जो अमाउंट हमारी होनी चाहिए वो विद इन दैट लिमिट होनी चाहिए जितना ए ने कंसीडर की है, ये आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख लेना या फिर मैं लिख देती हूँ। ये एक्स्ट्रा नोट नोट करके लिख लेना, लेकिन ये हाउवर करके लिखना आप यहाँ पे, चलो हाउवर सेट ऑफ अमाउंट must be in plaintiff limit। जितना प्लेटिफ ने क्लेम किया है उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या आपको पता है प्लेंटिफ क्या होता है? मैं एक बार फिर से बता दें। जो जो केस करता है। हाँ, और जिसके ऊपर केस होता है वो होता है डिफेंडेंट। ये डिफेंडेंट। हमारा डिफेंडेंट है और ये हमारा प्लेंटिफ है। ठीक है, अब जो भी ये अपनी बातें लिखेगा कि मेरे साथ ये गलत हुआ, इसने मेरे से इतनी गुड्स ले लिए, पैसे नहीं दिए, या फिर वॉट एवर इसके साथ जो भी बुरा हुआ है, ये सारे एविडेंस है, ये सारी बातें जो भी लिख रहा है इसे बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन, कि आखिर इसके साथ क्या गलत हुआ है। तो ये सारे एविडेंस दिखाएगा कि ऐसे ऐसे हुआ है, जैसे कि मैंने बताया कि इसने ये बता रहा है कि इस तारीख को मैंने गुड्स भेजे थे, इसने बस इतना ही पैसा दिया था, इसके बाद इसने पैसा नहीं दिया, या फिर वॉट एवर, तो वो उसे बोलते हैं कॉज ऑफ एक्शन। तो जो केस फाइल करता है उसे प्लेंटिफ बोलते हैं, जिसके ऊपर केस किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। और जो भी प्लेंटिफ अपनी बातें लिखता है उसे बोलते हैं प्लेंट, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं, प्लेंट। और रिटर्न स्टेटमेंट, यानी कि अब डिफेंडेंट को इच्छा मतलब डिफेंडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिप्लाई करे, तो उसे बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट वो होता है जहां पे डिफेंडेंट अपनी बातें लिखता है, जिस पर्चे के अंदर अपनी बातें लिख रहा है वो रिटर्न स्टेटमेंट डॉक्यूमेंट है। और प्लेंटिफ जिसमें अपनी बातें लिख रहा है वो प्लेंट, प्लेंट एक डॉक्यूमेंट का नाम है और रिटर्न स्टेटमेंट भी डॉक्यूमेंट का नाम। जहाँ पे प्लेंट का रिप्लाई किया जा रहा है उसे रिटर्न स्टेटमेंट बोलते हैं, और जहाँ पे प्लेंटिफ अपनी बातें लिख रहा है जो जो उसके साथ हुआ उसे प्लेंट। ठीक है, तो कोज ऑफ एक्शन आप लिख लीजिए, कभी डेफिनेशन आ जाए एग्जाम में। अभी तो बस इसमें हमने डिफरेंस में यही पढ़ा है कि इसके अंदर हमारी जो अमाउंट है वो एसर्टेन होती है, ट्रांजैक्शन सेम नहीं होती, कोई और ट्रांजैक्शन से भी सेट ऑफ हो सकता है। राइट है यहाँ पे डिफेंडेंट का कि वो ले सकता है, यहाँ पे हक दे रखा है उसे लीगली, यहाँ पे कोर्ट फी होगी और यहाँ पे कोई भी टाइम पार्ट के बाद केस नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है हमारा इक्विटेबल सेट ऑफ में कि अमाउंट कुछ हो तो हम ले सकते हैं, सेम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। यहाँ पे उसका राइट नहीं है डिफेंडेंट का, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशन है, कोर्ट फी नहीं लगेगी और टाइम बाद के बाद एंटरटेन हो तो सकता है, लेकिन जो अमाउंट होगी वो प्लेंटिफ ने जितना क्लेम किया है उसी के अंदर वो लिया जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, कॉज ऑफ एक्शन लिखिए।
इन्फ्रिंजमेंट का मतलब होता है वायलेशन या ब्रीच। देखो बेटा इसमें क्या होता है कॉज ऑफ एक्शन, वैसे मैंने क्लियर कर दिया है लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ। इसमें ना प्लेंटिफ क्या करता है, अपने सारे इसेंशियल फैक्ट्स बताता है। प्लेंटिफ क्या कर रहा है, अपने सारे के सारे इसेंशियल फैक्ट्स बता रहा है, जहां पर क्या क्या उसके राइट्स हैं और क्या क्या उससे राइट्स छीन लिए गए डिफेंडेंट के द्वारा। ये दोनों बातें एक डॉक्यूमेंट में बता रहा है, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। प्लेंट के अंदर बता रहा है, ये मान लीजिए प्लेंटिफ है, ठीक है। प्लेंटिफ क्या कर रहा है, अपनी सारी बातें बता रहा है। क्या बता रहा है, वो सारे फैक्ट्स बता रहे हैं जहां पे उसके राइट्स क्या है और कौन कौन से उसके राइट्स ब्रीच कर दिए गए। तो वही होता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो गया, वो सारी बातें यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा, तो वो होता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। प्रूफ के साथ करेगा यानी एविडेंस भी दिखाएगा। हटा दो बेटा। अनस बेटा आप समझ आ रहे हैं, आप शो क्यों नहीं हो रहे हो साइड। चलो खैर, देखिए अब आता है हमारा काउंटर क्लेम। चलिए काउंटर क्लेम देखते हैं। बेटा समझाओ। आनंद बेटे समझाओ। लिख यस लिया मैम। सर? देखिए यहाँ पे हमारा ए और बी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो डिफेंडेंट है वो काउंटर अटैक कर रहा है। जैसे ए ने सबसे पहले जो केस फाइल करता है उसे प्लेटिव बोलते हैं। तो ए ने केस फाइल किया कि इसे मेरे 5 लाख देने हैं, तो उधर से ये भी अटैक करता है, काउंटर अटैक यानी अपोजिट अटैक अटैक करता है और बोलता है कि इसे भी मेरे कितने देने हैं, 6 लाख। मतलब कि यहाँ पर जो ये अमाउंट बोलेगा ना हमेशा एक्सीड बोलेगा, जितना प्लेटिव ने बोला होगा उससे ज्यादा अमाउंट ये बोलेगा, ठीक है। तो उसे बोलते हैं काउंटर क्लेम। बस इतना सही था कि यहाँ पे एक ऐसी अमाउंट होती है जो कि ये प्लेंटिफ से ज्यादा डिमांड करता है, जितना प्लेंटिफ ने मांगा है उससे ज्यादा ही मांगता है, उसे बोलते हैं काउंटर क्लेम, ठीक है। और मैम पर हम्म। सेट ऑफ में 5 लाख जितनी वो करेगा उतनी कर सकते हैं और काउंटर में उससे एक्सीड होके करनी है। हाँ मतलब यहाँ पर सेट ऑफ में हमारा ये था कि जैसे मान लीजिए, बताती हूँ फिर से। देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम। सेट ऑफ में वो कह रहा है कि मेरा सेट ऑफ करवा दो, जैसे कि इसने कहा कि 5 लाख देना है, ए ने कहा 5 लाख देना है, इधर से इसने कहा कि मान लो एक केस लेते हैं 4 लाख का और एक लेते हैं 6 लाख, ठीक है। अब 4 लाख आया, तो यहाँ पे ये आया तो इसने भी काउंटर अटैक किया है, लेकिन ये विद इन द लिमिट है, तो इसीलिए हम इसे काउंटर क्लेम नहीं बोल सकते। काउंटर क्लेम में क्या है, कंडीशन है कि हमारा क्या होना चाहिए, एक्सीड ही होना चाहिए क्लेम का अमाउंट। लेकिन यहाँ पे एक्सीड है तो इसे हमने काउंटर क्लेम बोल दिया, यहाँ पे विद इन द लिमिट है तो इसे सेट ऑफ बोल दिया कि इससे मेरा सेट ऑफ करवा दो, बस, ठीक है। ठीक है मैम।
और अगर इक्विटेबल सेट ऑफ लेना है तो वो भी कितना ही होगा, विद इन द 5 लाख ही होगा, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन ये डिसाइडेड नहीं है, बस यहाँ पे ना ये अमाउंट डिसाइडेड नहीं है, ये हमें खुद फिल करनी है कि कितना हो सकता है। ठीक है, तो ये इक्विटेबल सेट ऑफ, ये सेट ऑफ और ये काउंटर क्लेम। आगे समझ? यस मैम। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जजमेंट, हेडिंग वैल्यू जजमेंट। सेक्शन 2 क्लॉज 9। बेटा ये ना इसके सेक्शन भी लिख लेगा, डिग्री और ऑर्डर। लास्ट क्लास में शायद मैंने आपको लिखवाया नहीं था। 2 क्लॉज 2 एंड 2 क्लॉज 40। ये सेक्शन हमारा 2 क्लॉज 2 है और ये सेक्शन है 2 क्लॉज 40। चलिए 2 क्लॉज 9 लिखते हैं। जजमेंट क्या होता है? जजमेंट आपको याद है, मैंने प्रीवियस क्लासेस में स्पीकिंग ऑर्डर पढ़ाया था। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको लर्न होगा क्या था उसमें। ये बिल्कुल उसके जैसा ही होता है। बेटा देखो, जजमेंट कुछ नहीं होता, लिख लिया आपने? लिख लिया मैम। देखो, जजमेंट कुछ नहीं होता है, इसमें बस ये होता है कि जो भी स्टेटमेंट जज ने दिया है, जो भी स्टेटमेंट क्या है जज ने दिया है, वो किसी ना किसी रीजन पे दिया होगा ना। जैसे कि मान लीजिए उसने डिसीजन दिया कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, ए और बी में डिस्प्यूट चल रहा है, और उसमें डिसाइड हुआ, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था जिसमें ये डिसाइड हुआ कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, ए की है, ये डिसाइड हो गया, ठीक है, इसके फेवर में डिसीजन आ गया। तो इसके पीछे का कुछ लॉजिक होंगे, कुछ फैक्ट्स उसने कंसीडर किए होंगे, कुछ एविडेंस कंसीडर किए होंगे जज ने, ठीक है, और उसके बाद उसने पर्टिकुलर डिसीजन दिया होगा, फाइनल डिसीजन। तो उसने यही बोला है कि जो ये फाइनल डिसीजन हमारा जज ने दिया है, इसके पीछे के क्या क्या ग्राउंड्स रहे हैं, क्या क्या रीजंस रहे हैं। यानी कहने का अगर एक शब्द में मतलब बताऊं तो इसका मतलब है जजमेंट। जजमेंट का मतलब है रीजन, कि ऐसा क्या रीजंस रहे हैं कि ए के फेवर में ये डिसीजन आया है। तो अगर मैं देखो, मैंने ये रेड कलर से भी लिखा है कि जो भी रीजन होता है, जो भी उसने डिसीजन दिया है, उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या लॉजिक है, क्या ग्राउंड्स है, वो हमारा होता है जजमेंट। 2 क्लॉज 9 बोलता है कि जो भी जज ने बोला है, डिसीजन दिया है, उसके पीछे के क्या क्या रीजंस रहे हैं, वो होता है जजमेंट। क्या समझ आ गया? चलिए लिखिए, जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। जुरिडिक्शन ऑफ सिविल। बेटा कुछ नहीं समझ आ रहा हो ना स्पेलिंग या कंसेप्ट, तो आप पूछ लीजिएगा, मैं दोबारा से बता दूंगी, ठीक है। जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड। जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है बेटा?
बेटा देखो, जुरिडिक्शन का मतलब होता है कोई भी ऐसी पावर, लीगल पावर, जहाँ पे वो क्या कर सकता है, केस। तो अगर मैं एक शब्द में बोलूँ तो इसका मतलब होता है पावर, बस। अभी आपको इतना ही समझना है कि जुरिडिक्शन का मतलब होता है पावर, ठीक है। अब देखिए 4 बातें हैं इसमें। सबसे पहले हमारा आता है जुरिडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट है हमारा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। थर्ड है हमारा ओवर पर्सन, जुरिडिक्शन ओवर पर्सन। फोर्थ है पेकुनरी जुरिडिक्शन। पेकुनरी जुरिडिक्शन। Every person except foreign government। ठीक है, पेकुलरी का मतलब होता है हमारा मॉनेटरी। आइए समझते हैं। सब्जेक्ट मैटर में आप लिख सकते हैं एनसीएलटी, सेबी, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, आईबीबीआई, बेटा लिख लिया, समझाओ। यस मैम। एक मिनट मैम, बस। चलिए देखिए, हमारा जो सिविल कोर्ट में हम जा सकते हैं, तो देखो हर कोर्ट का ना अपना जुरिडिक्शन होता है। ये नहीं कि सिविल कोर्ट है तो कोई सा भी केस ले लेगा, नहीं। उन्होंने सबसे पहले बोला है कि सब्जेक्ट मैटर, यानी कि आपका केस किस टॉपिक से रिलेटेड है। यानी अगर कंपनी लॉ से रिलेटेड है तो एनसीएलटी में जाओ, मतलब अगर स्पेसिफिक कोई कोर्ट बना हुआ है तो उसमें जाओ, ठीक है। अगर आपका केस किससे रिलेटेड है, कंपनी लॉ से रिलेटेड है तो एनसीएलटी में जाओ। लिस्टेड कंपनी से रिलेटेड है, यानी कि कोई लिस्टिंग के कंप्लायंसेस फॉलो नहीं हुए तो सेबी से रिलेटेड जो कोर्ट बना हुआ है उसमें जाओ। अगर इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी से रिलेटेड है तो आईबीबीआई ने जो कोर्ट बनाई है उससे जाओ। यानी कि पर्टिकुलर, ये नहीं कि किसी भी कोर्ट में चले जाओ, आपका जिससे रिलेटेड मैटर है, जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका केस है, जो भी सब्जेक्ट मैटर है, उस कोर्ट में जाओ, उस पर्टिकुलर कोर्ट में जाओ। इनकम टैक्स का कोई केस है तो इनकम टैक्स अथॉरिटी में जाओ, है ना। तो इन्होंने यही बोला है कि जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, पर्टिकुलर क्या सब्जेक्ट मैटर है पहले देखो, और फिर उसका जो कोर्ट बना हुआ है स्पेसिफिक, उसके अंदर जाओ। तो ये होता है जुरिडिक्शन ओवर सब्जेक्ट मैटर। अगर हम एनसीएलटी का केस सैबी में चले जाए या आईबीबीआई में लेके चले जाए, वो रिजेक्ट कर देगा, वो कहेगा ये मेरे जुरिडिक्शन में ही नहीं आता, तो मैं आपका केस नहीं ले सकता। तो ये हमें पहले ही, केस ले जाने से पहले ही हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमारा केस कौन से जुरिडिक्शन में जाएगा, ठीक है। तो अब आता है पहला, तो सिचुएशन ये होगी। सेकंड होती है टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का मतलब है कि किस जगह में, मान लीजिए ए और बी में डिस्प्यूट चल गया, ठीक है, और जो इनके साथ बुरा हुआ है, मान लीजिए दिल्ली का था और ये बॉम्बे का था, यानी मुंबई का, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसके साथ ये बी दिल्ली आया हुआ था, तो इसके साथ क्या हुआ, इसने मतलब मारा पीटी कर दी, तो इसकी डिस्प्यूट हो गया इन दोनों के बीच में। अब इसने क्या किया, बी ने दिल्ली में ही कोर्ट फाइल कर दी, केस फाइल कर दी, ठीक है। अब आप बताओ कि ये दिल्ली में ही केस फाइल होगा कि बॉम्बे में होगा, ये तो बॉम्बे रहता है, बताओ। इसके साथ बुरा हुआ है बी के साथ, मुंबई में होगा।
देख लो। उसके साथ जो बुरा हुआ है मुंबई में हुआ है ना, या दिल्ली में हुआ है? दिल्ली में बुरा हुआ है, हाँ देखो। तो दिल्ली में होगा फिर। हाँ देखो, ए बी जो है दिल्ली आया हुआ था और ए भी दिल्ली रहता था, तो इन दोनों में कुछ डिस्प्यूट हो गया, मारा खानी हो गई, और इसने क्या करते हैं, केस फाइल करते हैं दिल्ली में, लेकिन ये रहता तो मुंबई है। उसकी लड़ाई तो दिल्ली में हुई ना, तो उसके हाँ एरिया के बिल्कुल। अंडर आएगा। हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि जहाँ भी कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे केस फाइल हो जाएगा, यानी कि टेरिटोरियल जुडिक्शन में हमें प्लेस देखना पड़ता है कि कौन से प्लेस में हुआ है। अब ये नहीं कि ये पहले यहाँ से क्या हुआ, लड़ झगड़ के चला गया और फिर बॉम्बे हाई कोर्ट में जाके क्या कर दिया, केस फाइल कर दिया। लेकिन यहाँ पे ना कुछ कंडीशंस होती है, अभी मैं लिखवाऊंगी कि कैसे हम प्लेस देखते हैं, तो इन्होंने पूरा चार्ट दे रखा है कि कैसे हम प्लेस को जुडिक्शन देखेंगे। तो हमारा जो भी प्लेस है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि दिल्ली में केस हुआ है तो दिल्ली दिल्ली कोर्ट में जाएंगे, मुंबई में कुछ गलत हुआ है तो मुंबई में जाएंगे, ठीक है। और कहीं जहां पर भी जिस जुडिक्शन में आ रहा है जोन सा कोर्ट, उस जुडिक्शन में हम जाएंगे। ये नहीं कि दिल्ली का केस है तो मुंबई लेके जा रहे हैं, मुंबई का केस है तो दिल्ली लेके जा रहे हैं, नहीं। ठीक है, तो ये होता है प्लेस के हिसाब से हमें अपना जुडिक्शन, कोर्ट का जुडिक्शन देखना पड़ता है। ठीक है, अब है जुडिक्शन ओवर पर्सन। जुडिक्शन ओवर पर्सन का मतलब है कि देखो सारे इंडियन सिटीजन है तो उनका तो ऑब्वियसली इंडियन के किसी भी कोर्ट में जा सकता है, लेकिन कभी कभी क्या है, मान लीजिए मिस्टर ए था, वो किसी फॉरेन गर्ल से शादी करके यहाँ आ गया और उसे डाइवोर्स दे दिया, ठीक है, फॉरेन गर्ल है और उसे क्या कर दिया, डाइवोर्स दे दिया यहाँ आके। तो अब इसके साथ तो बुरा हुआ, इसके साथ वायलेशन हो गया कि झूठ मूठ का शादी करके ले आया और फिर यहाँ पे आके डाइवोर्स दे दिया। अब ये तो उसके, इंडिया तो उसके लिए अनजान देश है, तो इसके साथ जो भी गलत हुआ है तो इसके लिए भी एक अलग कोर्ट बनी हुई है, यानी कि फॉरेन एवरी पर्सन की अलग अलग कोर्ट होती है। तो इस व्यक्ति के, ये जो लड़की है ये जिस कोर्ट में जाएगी उसका अलग जुडिक्शन होगा, उस कोर्ट का अलग जुडिक्शन होगा। लेकिन अगर फॉरेन गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो उसके लिए कोई यहाँ पे पर्सन नहीं बोला गया। अगर यानी कि बाहर की सरकार, यानी कि अमेरिका गवर्नमेंट ने कुछ गलत किया है तो वो पर्सन यहाँ पे कंसीडर नहीं होगा। यानी कि हम केस तो फाइल कर सकते हैं पर फॉरेन गवर्नमेंट कंसीडर नहीं होंगे, सिर्फ फॉरेन सिटीजन कंसीडर होगा। तो हर फॉरेन सिटीजन के लिए अलग जुडिक्शन बना होता है, उसे ही बोलते हैं क्या, जुडिक्शन ओवर पर्सन। ठीक है, ये फॉरेन गर्ल किसी भी हो सकती है इंडिया के अलावा, यानी कि अमेरिका, रशिया, फ्रांस, यूके, किसी भी कंट्री की हो सकती है। ठीक है, तो ओवर पर्सन का यहाँ पे यही मतलब है कि जो अलग व्यक्ति है। उसके बाद है जो पेकुलरी जुडिक्शन। पेकुलरी जुडिक्शन का मतलब होता है मॉनेटरी। मॉनेटरी टर्म्स में हम देखते हैं कि कोर्ट में केस जाएगा कि नहीं। मान लीजिए कि ए और बी के बीच में डिस्प्यूट हुआ पैसों से रिलेटेड। बी ने कहा है कि तुम्हें ना 5 लाख देने हैं, ठीक है। बी को कहा गया है कि तुम्हें 5 लाख रुपए देने हैं एक, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, ये जो डिसाइड होना चाहिए कोर्ट में केस, सिविल कोर्ट ने क्या रखा है कि तुम आ जाना, सिविल कोर्ट ने कहा है कि तुम आ जाना, लेकिन अगर 5 लाख से ज्यादा का केस है तो ही आना, वरना मत आना। यानी कि अभी तो सिर्फ 5 लाख है तो 5 लाख तक नहीं जाएगा, ये मोर देन 5 लाख की लिमिट लगा रखी है। क्योंकि उसने कहा है कि अगर इससे छोटा है तो तुम और छोटे कोर्ट में जाओ ना, फिर सिविल कोर्ट में मत आओ। यानी कि कहने का मतलब यह है कि पर्टिकुलर लिमिट कोर्ट ने सेट कर दी कि अगर आपका मॉनेटरी अमाउंट इतना या इससे ज्यादा है तो ही हमारे कोर्ट में आना, अदरवाइज मत आना। ठीक है, तो ये होता है हमारा पेकुलरी जुडिक्शन, जहाँ पे जहाँ पे अपना कोर्ट जो है अपना जुडिक्शन सेट कर लेता है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरी टर्म्स। मान लीजिए 1 करोड़ है तो वो कह रहा है कि ठीक है तुम आ जाना, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाना। कहने का मतलब ये है कि हर कोर्ट ने अपनी लिमिट सेट कर रखी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं 1 लाख 2 लाख के लिए, मैं छोटे छोटे केसेस के लिए अपना टाइम खराब करूँ। तो हर कोर्ट ने अपनी मॉनेटरी लिमिट सेट कर रखी है। क्या ये आपको समझ आ गया? यस मैम। बेटा फास्ट तो नहीं हो रहा? नो मैम। चलो, अब हमारे चारों जुडिक्शन थे, एक था सब्जेक्ट मैटर, एक था टेरिटोरियल, एक था जुडिक्शन ओवर पर्सन और एक था पेकुलरी जुडिक्शन। ठीक है, अब एडिशनल डालिए। एडिशनल कौन कौन से होते हैं? एडिशनल जुडिक्शन, ठीक है। सबसे पहला है हमारा ओरिजिनल, सेकंड नंबर है हमारा अपीलेट, और थर्ड है ओरिजिनल एंड अपीलेट।
मैं आपको पूरी पूरी लैंग्वेज नहीं लिख पा रही हूँ, बस शॉर्ट जो क्रक्स है बातों का वो लिख पा रही हूँ, ठीक है। ये लिख लीजिए। मैम ये क्या लिखा है, WRIT? हाँ जी बेटा, रिट लिखा है, रिट पिटीशन। बेटा देखो, समझाओ बेटा। चलिए देखिए, जब भी हमारा केस, जैसे कि मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, सबसे नीचे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, फिर सिविल कोर्ट होता है और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, है ना। यही है ना स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्या है, सिविल कोर्ट, फिर उससे ऊपर है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट से ऊपर तो है सुप्रीम कोर्ट। तो उन्होंने कहा है कि जब हम फर्स्ट टाइम, यानी कि जिस भी केस में मान लीजिए कोई टैक्स से रिलेटेड था, यानी कि लोन से रिलेटेड कोई केस था, वो हम सिविल कोर्ट में लेकर गए, तो जहां पर हम फर्स्ट टाइम केस लेके जाते हैं ना, उसे बोलते हैं ओरिजिनल जुडिक्शन। उसे क्या बोलते हैं, ओरिजिनल जुडिक्शन। ठीक है। अब अब हम इसके डिसीजन से खुश नहीं है, जो भी इसने डिसीजन दिया है वो हमारे फेवर में नहीं दिया, अगेंस्ट में दिया। अब हम इस डिसीजन के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट में अपील करना चाहते हैं। तो जब भी अपील करते हैं तो उसे बोलते हैं अपीलेट जुडिक्शन। उसे क्या बोलते हैं, अपीलेट जुडिक्शन। और थर्ड है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है या हाई कोर्ट होता है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है और जो हाई कोर्ट होता है, इन दोनों के पास क्या होता है, ओरिजिनल और अपीलेट दोनों जुडिक्शन होता है। कैसे बेटा, कैसे होता है ओरिजिनल और अपीलेट? देखो, अगर हमारे किसी ने फंडामेंटल राइट्स हमसे ब्रीच कर दिए, यानी कि आर्टिकल 32 के अंदर हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के अंदर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं रिट पिटीशन के द्वारा, अगर किसी ने हमारे फंडामेंटल राइट ब्रीच कर दिया। ये मैंने सीओआई में आपको पढ़ाया था। ठीक है। तो अगर हमारे किसी ने फंडामेंटल राइट्स हमसे छीन लिए, तो हम ये नहीं देखेंगे कि पहले सिविल कोर्ट जाए, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाए, फिर हाई कोर्ट, उसके बाद नंबर आएगा सुप्रीम कोर्ट। नहीं, किसी ने हमारा अगर फंडामेंटल राइट छीना है तो हम डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो इसीलिए इनके पास ओरिजिनल जुडिक्शन है, यानी कि जहां पर हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो वो ओरिजिनल है। लेकिन अगर मान लीजिए पहले हम हाई कोर्ट के पास गए और कोई ऐसा डिसीजन उसने दिया जो हमारे खिलाफ था, तो हम अपील करने सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो क्या हुआ, अपीलेट जुडिक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के पास ओरिजिनल और अपीलेट जुडिक्शन की पावर होती है। समझ आ गया कि जब हम केस फर्स्ट टाइम करते हैं तो उसे ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं, जब हम
हमारे खिलाफ डिसीजन आता है और हम उससे खुश नहीं है और सुपीरियर कोर्ट में जा रहे हैं अपील करने, तो उसे अपीलेट जुडिक्शन बोलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास, दोनों के पास ओरिजिनल और अपीलेट जुडिक्शन की पावर होती है। ठीक है, बेटा चलो यस मैम। नेक्स्ट देखिए, प्लेस फॉर फाइलिंग सूट। मैं ना इसका एक्सटेंशन लिखवा देती हूँ, इसका, ये था ना टेरिटोरियल, इसका एक्सटेंशन पार्ट लिखवा, लिखो प्लेस फॉर फाइलिंग सूट। कैसे हम डिसाइड करेंगे कहाँ पे केस करें? ठीक है, तो पहला केस है, इसके टोटल 5 सिचुएशन है, पांचों को एक एक करके समझते। बेटा पहला पॉइंट नंबर 1 समझ लेते, ठीक है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि सूट रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, मान लीजिए मिस्टर ए है, इसका जो गांव है वो यूपी में है, ठीक है, और ये रहता कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, अब यहाँ पे गांव की इसकी कोई प्रॉपर्टी है, यूपी में कोई गांव है और उसकी कोई प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, चाचा या किसी से भी रिलेटेड, ठीक है। तो उसने जो ये प्रॉपर्टी है मिस्टर ए की यूपी में, और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो ये केस कहाँ फाइल करेगा? यहाँ पर दिल्ली में रहता है या यूपी में करेगा, बताओ? यूपी में करेगा मैम। हाँ, बिल्कुल सही आंसर। उन्होंने कहा है कि अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सूट है, तो जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे केस फाइल किया जाएगा। तो प्लेस कहाँ देखा जाएगा कि जहां पर भी इमूवेबल प्रॉपर्टी सूट है, यानी कि सिचुएटेड है, तो यूपी कोर्ट में हमारा क्या होगा? केस फाइल होगा। ये था फर्स्ट, ठीक है, एग्जाम्पल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड। सेकेंड पॉइंट है हमारा, बेटा मैं ना नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ क्योंकि वो थोड़ा बड़ा है और आएगा नहीं।
बेटे समझाओ। देखो बेटे, अगर हमारी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जो दिल्ली और यूपी के बीच के बॉर्डर पे क्या है, सिचुएटेड है, यानी कि समझ नहीं आ रहा दिल्ली जुडिक्शन में जाए, यूपी जुडिक्शन में जाए, कहाँ जाए। तो अगर कोई ऐसे पर्टिकुलर एरिया में है जहाँ पे डिफरेंट कोर्ट का जुडिक्शन आ रहा है, या जुडिक्शन पता ही नहीं चल पा रहा है, अनसर्टेन का मतलब है पता ही नहीं चल पा रहा है कौन से कोर्ट में जाए, तो लॉ कहता है कि किसी भी कोर्ट में चले जाओ। दिल्ली ठीक लग रहा है दिल्ली में चले जाओ, यूपी ठीक लग रहा है यूपी में चले जाओ। यानी कि अगर इन दोनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी सिचुएटेड है और उस पर कोई डिस्प्यूट चल रहा है और हमें नहीं समझ में आ रहा कि अलग दो कोर्ट का जुडिक्शन आ रहा है, या नहीं समझ में आ रहा कि कौन से कोर्ट में जाए, तो वो कहता है कि टेंशन मत लो, किसी भी कोर्ट में चले जाओ। बस यही था इसमें। ठीक है, हटा दो बेटा। यस मैम। चलिए, सूट रिलेटिंग थर्ड पॉइंट है हमारे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले मैं रॉन्ग एंड वाला बता, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि ए दिल्ली में है और बी मुंबई से आया है, ठीक है, और इसकी यहाँ पे लड़ाई हो जाती है दिल्ली में आके, ठीक है। अब दिल्ली में आके जहाँ पे इसके साथ गलत हुआ, यानी कि रॉन्ग वॉज कमिटेड, जहाँ पे इसके साथ गलत हुआ वहां पे क्या होगा, ये केस फाइल कर सकता है। रॉन्ग डन का मतलब क्या है कि जहाँ पे उसके साथ गलत हुआ है वहां पे केस फाइल करेगा, ठीक है। दिल्ली में आके गलत हुआ है तो दिल्ली की जुडिक्शन में आके ये क्या करेगा, केस फाइल करेगा। तो यहाँ पे हम केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। ये कहाँ रहता है हमें मतलब नहीं है। अब मान लीजिए केस नंबर 2 समझते हैं। केस नंबर 2 में क्या है कि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है। आप बताएंगे मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस क्या हो सकता है? बोलो बेटा। देखिए, मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी क्या है, जो भी मूव हो जाता है, जैसे स्टॉक वगैरह हमने कुछ सामान मंगाया वो हमारा मूवेबल है, ठीक है। ए क्या है, प्लेंटिफ, और बी है डिफेंडेंट, ठीक है। अब ए ने कहा है कि मैं क्या कर दूंगा, तुम्हें सेल कर दूंगा, यानी कि गुड्स भेज दूंगा, बेचूंगा, ठीक है। तो गुड्स जो है वो आने थे, मूवेबल गुड्स थे वो आने थे। मान लीजिए इसने फ्रिज लिया, बी ने क्या किया है, फ्रिज लिया,
या फिर फ्रिज मत देखो, यहाँ पे सिर्फ गुड्स ही देखो, ठीक है। तो गुड्स यहाँ पे आने थे, तो ये रहता कहाँ है, मान लीजिए मुंबई में रहता है, बिजनेस करता है, मुंबई में रहता है, ठीक है। तो जहां पर ये रहता है वहां पे केस फाइल हो सकता है, यानी बॉम्बे में अगर इसने सामान नहीं भेजा तो फिर ये क्या हो जाएगा, बी जहां पर रहता है वहां पे केस फाइल हो जाएगा। या फिर ये क्या कर रहा है, बिजनेस कहीं और करता था, मान लो पुणे में करता है business, तो वहां पे भी केस फाइल हो सकता है। और थर्ड, उसके बाद वर्क फॉर गेन। वर्क फॉर गेन क्या होता है बेटा, वर्क फॉर गेन क्या होता है? वर्क फॉर गेन का मतलब भी यही होता है कि एक मतलब जहां पर उसे प्रॉफिट आ रहा हो, ऐसा वो काम कर रहा हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या है, वो वाला प्लेस भी हम कंसीडर कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए ये बैंगलोर है, वर्क फॉर गेन, ठीक है। यहाँ पे वर्क फॉर गेन हो रहा है, यहाँ पे इसका क्या था, यहाँ पे मुंबई में ये रहता था और पुणे में इसका बिजनेस था। इन तीनों में से किसी भी जगह पे ये क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका देखेंगे, ये जरूर देख लेना, ये डिफेंडेंट की जगह देखी जा रही है, ना कि प्लेंटिफ की। तो डिफेंडेंट जहाँ पे रहता है, या जहाँ पे वो बिजनेस करता है, या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा है, ठीक है। तो वो क्या है हमारा प्लेस ऑफ जुरिडिक्शन, किसी भी कोर्ट में हम जा सकते हैं। समझ आ गया? यस मैम। चलिए नेक्स्ट लिख लिया था ना आपने? चलिए देखिए 4 पॉइंट नंबर 4 है, सूट रिलेटिंग टू अदर केस। देखो बेटा इसके अंदर क्या है, अगर कोई और केस है, यानी कि हमें समझ नहीं आ रहा का मतलब ये है कि ना तो वो मूवेबल से रिलेटेड है, ना लॉन्ग टर्म से रिलेटेड है, ना वो इमूवेबल से रिलेटेड है, ठीक है। तो हमें समझ नहीं आ रहा, अदर सूट भी तो हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए अगर कोई अदर सूट है, अदर केस है जो हमें नहीं समझ आ रहा, तो जहां डिफेंडेंट रहता है वहां केस फाइल हो जाएगा। या फिर कॉज ऑफ एक्शन है, जहाँ पे बुरा हुआ है वहां पे, यानी कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन हुआ है वहां पे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखो, मान लीजिए ए क्या कर रहा है, अपनी बुक सेल कर रहा है, ठीक है, बुक सेल कर रहा है। और बी जो है वो रहता है JNK, यानी जम्मू कश्मीर में रहता है, और ये दिल्ली से अपनी बुक सेल कर रहा है, ठीक है। ए अब JNK में जो ये पढ़ रहा था इसकी बुक, इस पब्लिशर की, तो इसे ना कुछ मिस्टेक्स दिखी इसके अंदर, इस बुक के अंदर कुछ गलतियां दिखी। तो ये क्या कर रहा है, अब इस पे केस फाइल करना चाहता है, ठीक है। ये है प्लेंटिफ और ये है डिफेंडेंट, ठीक है। तो हम कहाँ देखेंगे कि जहां पर डिफेंडेंट रहता है, यानी कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो ये केस कहाँ फाइल करने आएगा, मिस्टर बी कहाँ पे केस फाइल करने आएगा, दिल्ली को, दिल्ली का जुरिडिक्शन माना जाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल यही था कि ए अपनी कोई बुक बेच रहा है और बी ने क्या कर दिया, कुछ गलतियां दिखी और इसने इस पे केस फाइल कर दिया। तो ये वहीं पर ही कर सकता है जहां पर डिफेंडेंट रहता है, ना कि जहां पे प्लेंटिफ रह रहा है वहां पर नहीं हो सकता। अब ये थोड़ी आएगा उठ के भी JNK में केस की हियरिंग से, ठीक है। तो इसमें यही एग्जाम्पल है, कॉज ऑफ एक्शन जहां पे बुरा हुआ है। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो सारे के सारे अपने क्या है, फैक्ट्स बताता है कि जहां पर भी बुरा हुआ है वहां पर, मान लीजिए बी जो है दिल्ली आया हुआ है, थैंक यू, बी जो है दिल्ली आया हुआ था और यहाँ पर इसके साथ कुछ बुरा हुआ, कॉज ऑफ एक्शन इसके साथ कुछ अलग हो गया, ठीक है। और ये यहीं पर ही रहता है, तो ये यहीं पर ही क्या करेगा, केस फाइल करेगा। या फिर ए यहाँ पर आया हुआ था JNK में और कुछ इसके साथ बुरा हो गया, तो ये JNK में केस फाइल कर सकता है। यानी कि अगर कोई केस है जो हमें ऊपर वाले फैक्ट्स में नहीं मिल रहा है, तो हम ये दो सिचुएशन को कंसीडर करके केस फाइल करेंगे, ठीक है बेटा।
अनस एंड अनंत, बेटा आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ केस देखते हैं। टोटल चार पांच थे ना हमारे, टोटल फिफ्थ फिफ्थ केस देखते हैं। वो लिख लिया था ना आप लोगों ने? यस मैम, लिख लिया। चलिए फिफ्थ केस देखते हैं। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा हो तो प्लीज पूछ लेना है ना, मैं दोबारा से बता दूं। सूट रिलेटिंग टू बॉडी कॉर्ड। बेटा समझाओ। यस मैम। देखिए, अगर कोई भी सूट किसी कंपनी से रिलेटेड हमें फाइल करना है, ठीक है, किसी कंपनी से रिलेटेड फाइल करना है। मान लीजिए हम ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड क्या है, उसके अंदर हम कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, कोई केस आ जाता है तो हम कहाँ करेंगे, जहाँ पे मान लीजिए हमारा जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली में ही है, दिल्ली के अंदर ही हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस वही होता है ना जहाँ पे जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो जो रजिस्टर्ड ऑफिस वो अपने एमसीए को देती है, रजिस्टर्ड एड्रेस, तो वो रजिस्टर्ड ऑफिस माना जाता है। यानी कि जहाँ पे कंपनी का मेन ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहीं पर ही केस फाइल होगा। यानी कि दिल्ली में ही, दिल्ली का जुडिक्शन बनेगा, वहां पे केस फाइल होगा। लेकिन अगर मान लीजिए हमारी जो कंपनी है बी लिमिटेड, वो उसका रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली में है, लेकिन वो ना बहुत सारी जगह, बहुत सारी स्टेट्स में माल सप्लाई करती है, यानी बॉम्बे, पुणे, कैलकाटा, सब जगह वो सारी स्टेट्स में माल सप्लाई करते हैं। लेकिन हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो दिल्ली है, लेकिन ब्रांच ऑफिस कहाँ पर है, मुंबई और पुणे में। तो बताओ मैं केस कहाँ फाइल करूँ? और गलत जो हुआ है उसके साथ हुआ है कोलकाता। बताओ कहाँ केस फाइल करूँ? कॉज ऑफ एक्शन जो अराइज हुआ है वो कोलकाता में हुआ है, लेकिन जो ब्रांच ऑफिस है वो पुणे है, मुंबई है और दिल्ली में। बताओ कहाँ केस फाइल? बोलो बेटा जी, कहाँ केस फाइल करूँ? गलत तो दिल्ली उसके, में। हाँ जी, हमारे पास तीन चॉइस है कि हम या तो दिल्ली में कर दें, ठीक है, दिल्ली में कर दें,
या फिर यहाँ करें या नहीं करें, ये आप बताइए। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि जहां पे हमारा कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पे मस्ट है, यानी कि मस्ट का मतलब जरूरी है कि वहां ब्रांच ऑफिस होना चाहिए। अगर बॉम्बे में गलत हुआ है तो बिल्कुल हम बॉम्बे में कर सकते हैं केस फाइल, क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रांच ऑफिस है। पुणे में गलत हुआ है तो हम बिल्कुल केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमारा ब्रांच ऑफिस है। लेकिन यहाँ तो ना हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है और ना ही हमारा ब्रांच ऑफिस है, तो हम यहाँ पे कैसे केस फाइल कर? यहाँ पे तो केस फाइल बनता ही नहीं है, तो हमें दिल्ली में ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही आंसर आपने दिया है कि दिल्ली में ही हमें केस फाइल करना पड़ेगा। यही था हमारा प्लेस ऑफ सूट टेरिटोरियल जुडिक्शन। हमने 5 इसके जुडिक्शन पढ़े, 5 टाइप्स पढ़े कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहाँ सिचुएटेड है, जहाँ पे हमारा क्या हो रखा है। अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, कंफ्यूजन आ रही है, भाई कौन से कोर्ट में जाए, तो किसी में भी चले जाओ। और उसके बाद थर्ड है कि अगर किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो जहां पे गलत हुआ है वहां पे होगा। और मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 3 बातें देखनी पड़ेंगी कि जहां पर डिपेंडेंट रहता है, बिजनेस करता है या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा है। और फोर्थ है हमारा कि कोई और केस है जो ऊपर नहीं दिए हुए, तो जहां डिपेंडेंट रहता है वहां केस फाइल होगा या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है। और अगर कंपनी से रिलेटेड कोई केस है तो जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वही होगा। लेकिन अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी जगह हुआ है जहां हमारी कंपनी का ब्रांच ऑफिस भी है, तो वहां पे भी हम केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग आती है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 10। देखो सेक्शन वगैरह आपको लर्न नहीं करने, बस कंपनी लॉ के कर लेना। अभी आप एग्जीक्यूटिव में है तो सेक्शन इतने मायने नहीं रखते, लेकिन ये है कि इंपॉर्टेंट केस लॉ और इंपॉर्टेंट सेक्शन जरूर देख लेना। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइस। एग्जाम में एज पर रेलेवेंट सेक्शन करके आप लिख सकते मैम हो। मैम बोलो। एक क्वेश्चन था, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो डॉक्ट्रिन है, जो तो हमने 3 डॉक्ट्रिन करवाई थी, एक्लेप्स, वेवर और सेबिलिटी की। हाँ जी, हाँ जी। तो मैम उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा कैसे, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है उसके ऊपर? बेटा वो देखो जो क्वेश्चन आएगा वो डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स पे डायरेक्ट ही पूछेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है इनडायरेक्ट पूछ रहा है या फिर केस लॉ बना के पूछ रहा है। ठीक है, वो बोल सकता है कि 3 डॉक्ट्रिन एक्सप्लेन करो, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जो भी है वो डायरेक्ट पूछेगा, उसमें कुछ नहीं। ओके मैम। ठीक है, और कोई डाउट? नो मैम। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब्जुडाइज देखिए क्या है। पहले मैं लिखवा रही हूँ फिर पूरा समझाऊँ। बेटा समझाओ।
देखो बेटा, रेस सब्जुडाइज का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर ना अभी हमारा केस किसी कोर्ट में चल रहा है, अभी पेंडिंग है, अभी उस पर डिसीजन नहीं आया, फिर भी कोई दूसरा व्यक्ति यानी जो डिपेंडेंट है वो किसी और कोर्ट में उस केस को लेके जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए इन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी क्या है, मान लीजिए दिल्ली के जुडिक्शन में, दिल्ली कोर्ट में अभी क्या चल रहा है, केस चल रहा है, और ये क्या कर रहा है मिस्टर बी, ये बॉम्बे कोर्ट में यानी कि मुंबई कोर्ट में केस फाइल कर रहा है। अरे अभी यहाँ से डिसीजन आया भी नहीं है और यहाँ पे अभी पेंडिंग है, यानी कि अभी इनके जज को क्या करना है, डिसीजन देना है, अभी पेंडिंग है। और फिर उन्होंने क्या किया, पेंडिंग रहते ही मुंबई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हम आपका केस एंटरटेन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तो यहीं पर ही पेंडिंग है, तो क्यों हमारा जो है समय खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट कहता है कि अगर आपका ऑलरेडी किसी कोर्ट में केस पेंडिंग है और वहां से अभी डिसीजन नहीं आया है, तो हम दूसरे कोर्ट में आपका केस एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप इसके डिसीजन से खुश नहीं हो, अपील करना चाहते हो, तो हम अपील लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऑलरेडी पेंडिंग है तो तुम क्या नहीं करोगे, दूसरे कोर्ट में, मुंबई में किसी भी कोर्ट में केस फाइल नहीं करेंगे जब तक आपका केस क्या है, पेंडिंग है प्रीवियस कोर्ट में। लेकिन क्या सिचुएशन है, एलिमेंट्स क्या है इसके, कि ये जो है दो सूट होना चाहिए, यानी कि एक ऑलरेडी हो गया और वो दूसरा करना चाह रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, सेम मैटर, मैटर भी सेम है, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है तो बिल्कुल सेम टू सेम मैटर को क्या कर रहा है, दूसरे कोर्ट में लेकर जा रहा है, और पार्टी भी कौन है, सेम है, ए और बी दोनों के साथ ही बुरा हुआ है, ठीक है, और पेंडिंग है। तो ये चार एलिमेंट जहां पर हमारे मैच होंगे वो होंगे रेस सब्जुडाइज। इसके अंदर हमारा ये मेन है कि जो हमारा केस है वो पहले से पेंडिंग है। अगर हमारा पहले से पेंडिंग है तो हम किसी और कोर्ट में वो केस नहीं ले जा सकते। बस इसके अंदर यही था कि दो सूट होने चाहिए, मैटर सेम होना चाहिए, पार्टी भी सेम होना चाहिए, और कोर्ट में अभी वो पेंडिंग चल रहा हो। क्या समझ आ गया रेस सब्जुडाइज? यस मैम। चलिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा लिखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा आज का लास्ट टॉपिक, सेक्शन नंबर 11। इसके एसेंशियल एलिमेंट देखते हैं। बेटा ये ना कॉम्पिटेंट लिखा है, मैं साफ साफ लिख रही हूँ। देखो बेटा, इनमें ना कंफ्यूज नहीं होना, रेस सब्जुडाइज और रेस जुडिकाटा। यहाँ पे क्या है, अभी हमारा केस पेंडिंग है, और यहाँ पे है कि केस पहले से डिसाइड हो चुका है। मैं आप समझा रही हूँ, थोड़ा सा दिखे, अगर आप दिख रहे हैं तो रुक जाइए। यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है, यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, ए है, बी है, ये डिफेंडेंट, ये प्लेंटिफ,
प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा था, ठीक है। दिल्ली कोर्ट ने अपना क्या दे दिया, डिसीजन दे दी, ठीक है। दिल्ली कोर्ट ने क्या किया, ऑलरेडी डिसाइड कर दिया, डिसाइड, ये पहले से केस क्या हो चुका है, डिसाइड हो चुका है, ठीक है। और ये जो दिल्ली का जुडिक्शन था ये कॉम्पिटेंट भी था, कॉम्पिटेंट मतलब इसके जुडिक्शन में केस आ सकता था। कॉम्पिटेंट का मतलब ये है कि क्या दिल्ली कोर्ट में ये केस जा सकता था, तो हाँ ये जा सकता था, यानी कि ये कॉम्पिटेंट भी था, ठीक है। तो ये डिसाइडेड कर दिया इसने, दिल्ली कोर्ट ने डिसाइड कर दिया केस। लेकिन जो बी है, बी है ये क्या कर रहा है, ये मुंबई में रह रहा था एज यूजुअल, ऑलरेडी केस डिसाइड हो गया, मुंबई कोर्ट में जाके कर रहा है सेम केस, सेम डिस्प्यूट, सेम केस, सेम पार्टी, सब कुछ सेम टू सेम, ठीक है। अब मुंबई कोर्ट में जाके टाइम खराब कर रहा है, तो कोर्ट कहता है कि मैं नहीं लूंगा। जब आपका केस ऑलरेडी यहाँ डिसाइड हो चुका है, दिल्ली कोर्ट में डिसीजन आ चुका है, तो मैं एक ही केस को दोबारा से कंसीडर क्यों करूं। तो मुंबई कोर्ट क्या कर देगा, मना कर देगा, बोलेगा कि मैं आपका केस नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा जो दिल्ली कोर्ट था वो कॉम्पिटेंट भी था, और जब उसने डिसीजन दे दिया है तो तुम मेरा समय क्यों खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पे पार्टीज भी सेम होनी चाहिए, मैटर भी सेम होना चाहिए, यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड था तो प्रॉपर्टी ही होनी चाहिए, वही प्रॉपर्टी होनी चाहिए, पार्टी भी सेम टू सेम, ठीक है। और ये हमारा क्या होना चाहिए, अर्लियर कोर्ट मस्ट बी कॉम्पिटेंट। तो इसके इसेंशियल एलिमेंट बस ये चार थे, बस इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। इसमें था कि अभी केस पेंडिंग था और इसमें ऑलरेडी केस डिसाइड हो चुका है। अगर डिसाइड हो चुका है तब भी आप किसी और कोर्ट में वही केस दोबारा से नहीं ले जा सकते। अगर आप दुखी हैं, उसके डिसीजन से दुखी हैं दिल्ली कोर्ट के, तो आप अपील करने चाहिए, चले जाइए, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आप मुंबई कोर्ट में वही सब चीजें सर्कमस्टांसेस लेके नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमारा क्या है, टाइम तो वैसे पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। कोई डाउट है तो पूछिए। अब बेटा इन दोनों का ना रेस जुडिकाटा और सब जुडाइस का वो लिख लीजिए, जस्टिफिकेशन। इन्होंने ऐसा क्यों बोला कि हम केस नहीं लेते, कि जस्टिफिकेशन है जो मैंने ऊपर पढ़ाया है ना, रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडाइस, सेक्शन 10 और सेक्शन क्या, इसका क्या ऐसा कोर्ट में मना करते हैं, क्योंकि सबको बुरा लग गया यार ये केस नहीं ले रहे। अगर हम देखा जाए तो वो ठीक ही तो बोल रहे हैं। तो उन्होंने अपने 3 जस्टिफिकेशन दिए, 3 बातें बोली कि हम क्यों नहीं आपका केस ले रहे। पहला कहा एंड ऑफ लिटिगेशन, वो एंड ऑफ लिटिगेशन का मतलब मैं समझाऊंगी, पहले लिख लेते हैं जल्दी से। सेकंड उन्होंने कहा शुड नॉट बी हेरास्ड, शुड नॉट बी हेरास्ड। और थर्ड उन्होंने बोला टाइम ऑफ कोर्ट नॉट बी वेस्टेड। बेटा आपने लिख लिया है तो मैं बता दूं, बस 1 मिनट का रहता है। लिटिगेशन का मतलब होता है केस, जो भी केस चल रहा है केस, उसे बोलते हैं लिटिगेशन। बेटा समझाओ। चलिए देखिए, एंड ऑफ लिटिगेशन क्या है, इसका जस्टिफिकेशन ये था कि हम क्यों नहीं केस लेना चाहते, जिससे कि कोर्ट चाहता है कि जल्दी से जल्दी केस खत्म होए और क्या हो, बर्डन कम से कम हो, ठीक है। हेरास यानी पार्टी, अब तुम बार बार केस करते रहोगे तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी परेशान हो जाएगा, और कौन परेशान हो जाएगा, पार्टीज भी आपस में परेशान हो जाएगी, ठीक है। और टाइम ऑफ कोर्ट नॉट बी वेस्टेड, हमें कोर्ट का टाइम बर्बाद नहीं करना, इसीलिए हमने ये जस्टिफिकेशन दिया कि ऑलरेडी कहीं पेंडिंग है तो हमारे पास मत लेकर आओ, और अगर ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो हमारे पास मत लेकर आओ। तो इसीलिए कोर्ट ने यही जस्टिफिकेशन देकर उसने बोला कि मैं आपका केस नहीं कंसीडर करूंगा, ठीक है। समझ आ गया, रिवाइज करवा दो पूरा। यस मैम। आनंद बेटा आपको कोई डाउट तो नहीं है आज की क्लास में? नो मैम। ओके बेटा, चलिए रिवाइज करते हैं एक बार।
और हम फिर समाप्त करते हैं इस क्लास को, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सिविल कोड देखा था सबसे पहले हमने, सिविल कोड, फिर डिस्ट्रिक्ट कोड और फिर हाई कोर्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने देखा था सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ में क्या डिफरेंस था, कि यहाँ पे पहले सेट ऑफ बता रही हूँ पूरा, फिर इक्विटेबल बताऊंगी। सेट ऑफ में ये था कि हमारा अमाउंट पूरा एसर्टेन होता है, एज इट इज वैल्यू पता होती है हमें, ट्रांजेक्शन सेम ना भी हो तब भी सेट ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे डिफेंडेंट का पर्टिकुलर राइट होता है कि वो कोर्ट में जा ही सकता है, कोर्ट में जा रहा है तो कोर्ट फीस देनी ही पड़ेगी, और टाइम बार्ड के बाद ये केस नहीं लिया जाएगा, ठीक है। इक्विटेबल सेट ऑफ में था कि यहाँ पे हमें अमाउंट पता नहीं होता कि सामने वाली पार्टी को कितना देना है, ट्रांजेक्शन सेम होनी चाहिए, यहाँ पे कोई उस डिफेंडेंट का राइट नहीं होता, लेकिन कोर्ट की मर्जी है, वो चाहे तो इक्विटेबल सेट ऑफ करा दे या ना कराए, ठीक है। फोर्थ था कि कोर्ट फीस में नहीं देनी होती क्योंकि ये राइट तो है ही नहीं, और उसके बाद फिफ्थ था हमारा कि मस्ट बी टाइम बार्ड के बाद भी वो क्या कर सकता है, कोर्ट ले सकता है, लेकिन जो भी वो ले रहा है केस, प्लेंटिफ ने जितना अमाउंट क्लेम किया उससे कम ही उसका इक्विटेबल सेट ऑफ में अमाउंट होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन में प्लेंटिफ वो सारे फैक्ट्स बताएगा, जो जो उसके राइट छीने गए वो सारी बातें एक्सप्लेन करेगा कि उसके साथ क्या क्या बुरा हुआ है, वो होता है कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। काउंटर क्लेम में ये था कि डिफेंडेंट जो भी अमाउंट डिफेंडेंट क्लेम करेगा वो हमेशा ज्यादा करेगा जितना प्लेंटिफ ने मांगा है। जैसे प्लेंटिफ ने कहा कि इसने मेरे 5 लाख देने हैं, तो ये डिफेंडेंट हमेशा एक्स्ट्रा अमाउंट करके बताएगा, यानी ज्यादा अमाउंट बताएगा कि इसने मेरे इतने पैसे देने हैं, ठीक है। काउंटर अटैक होता है यहाँ पे। फिर है जजमेंट। जजमेंट क्या है, जो भी डिसीजन हमारा कोर्ट में आता है, यानी जज जो भी डिसीजन देता है उसके पीछे क्या क्या रीजंस रहे हैं, वो होता है जजमेंट। फिर हमारा था जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोड, 4 प्रकार के होते हैं, सब्जेक्ट मैटर, टेरिटोरियल, जुरिडिक्शन ओवर पर्सन और पेक्युनरी जुरिडिक्शन। यानी कि सब्जेक्ट मैटर पहले देख लो कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है आपका केस। सेकंड है कि कौन से प्लेस में वो जा सकता है। थर्ड है कि जुरिडिक्शन ओवर पर्सन, अगर फॉरेन सिटीजन है तो उसका जुरिडिक्शन कौन से कोर्ट में जा रहा है, ठीक है। और फिफ्थ था मॉनेटरी, क्या मॉनेटरी लिमिट्स के अंदर आपका जुरिडिक्शन है या नहीं। फिर था ओरिजिनल, जब हम केस फर्स्ट टाइम लेके जाते हैं किसी भी कोर्ट में तो उसे ओरिजिनल जुडिक्शन बोलते हैं। जब हम अपील करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ तो उसे अपीलेट जुडिक्शन बोलते हैं, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल और अपीलेट जुडिक्शन दोनों होते हैं। फिर था प्लेस ऑफ फाइलिंग सूट, टेरिटोरियल लिमिट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वहां पे हम केस फाइल करेंगे। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी जगह सिचुएटेड है जो हमें समझ नहीं आ रही, अलग कोर्ट का जुडिक्शन आ रहा है या फिर अनसर्टेन है, तो किसी भी कोर्ट में जाके केस फाइल कर दो। और थर्ड था कि अगर सूट हमारा क्या है, किसी व्यक्ति के साथ गलत हुआ है तो जहां गलत हुआ है वहां पे केस फाइल करो। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो देखना पड़ेगा कि डिफेंडेंट कहाँ रहता है, या फिर कहाँ पर वो बिजनेस करता है या फिर वर्क फॉर गेन कर रहा है। उसके बाद है सूट रिलेटिंग टू अदर केस, जो केस हमें समझ नहीं आ रहा उससे रिलेटेड ऊपर वाले से अदर है कोई केस, तो जहां पर डिफेंडेंट रहता है या फिर जहां पे कॉज ऑफ एक्शन हुआ है। फिर था अगर कंपनी से रिलेटेड है तो जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां केस फाइल करो। अगर कॉज ऑफ एक्शन ऐसी जगह हुआ है जहां कंपनी का ब्रांच ऑफिस है तो वहां पे भी केस फाइल कर सकते हैं। फिर था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडाइज, अगर ऑलरेडी किसी कोर्ट में केस पेंडिंग है और हमें वो केस फाइल करना है दूसरे कोर्ट में तो पहले वहां से डिसीजन आने दो, अगर हम उससे खुश नहीं है तो अपील करने चले जाओ। अगर ऑलरेडी कहीं पेंडिंग है, पार्टी सेम है, मैटर सेम है, तो हम दूसरा सूट एट द सेम टाइम नहीं केस फाइल कर सकते, ठीक है। फिर द रेस्ट जुडिकाटा में सेक्शन 11 जहां पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, पार्टी सेम है, मैटर सेम है और पुराना वाला कोर्ट कॉम्पिटेंट भी था उसको उस केस को लेने के लिए, तो जब ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुका है तो हम उसी मैटर पे दोबारा से कंसिडरेशंस नहीं लेंगे, आपके मैटर कंसीडर नहीं किए जाएंगे, वो होता है रेस्ट जुडिकाटा, ठीक है। और ऐसा इसमें क्यों कहा, जिससे कि जल्दी से जल्दी केस की समाप्ति हो, किसी भी पार्टी को परेशान ना किया जाए और कोर्ट का टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। आई होप कि क्लास क्लियर हो गई होगी आज की। यस मैम। चलिए बेटा, ठीक, आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।